मध्य प्रदेश पावर जनरेशन में जो प्लांट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है 22 मार्च 2025 को, उस एग्ज़ाम में जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपके ट्रेड से संबंधित जो सवाल पूछे गए थे, उस एग्ज़ाम का जो पेपर है उस पेपर का एनालिसिस करेंगे और विश्लेषण करेंगे थोड़ा डीप से, ताकि आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सके। और देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से पर्टिकुलर कितने सवाल आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो पहला जो सवाल जो हमारे पास आया हुआ है, ये सवाल क्या है, देखिएगा। पहला जो सवाल है वो ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल का सेल क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होता है ना। यानी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन इतना पता है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बारे में सवाल पूछा गया था। तो यहाँ से आप देखिए जो सवाल पूछे गए थे, है ना, तो ये रहा आपका प्राथमिक और द्वितीयक सेल के बारे में। टोटल की प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल जो होता है ना, ये कौन कौन से सेल होते हैं, ये देखिए। ये रहे आपके वोल्टाइक सेल, डेनियन सेल, है ना, ड्राई सेल, और ये लिथियम सेल है आपका, जिंक कार्बन सेल है, जिंक एयर और मैग्नेटिज्म एयर। ये सारे प्राइमरी सेल हैं और सेकेंडरी सेल ये होते हैं, है ना, जैसे कि लिथियम आयन, लिथियम सल्फर, सोडियम आयन और सोडियम सल्फर, लेड एसिड, निकिल कैडमियम, निकिल आयरन, ठीक है ना। ये सारे जो है ये सेकेंडरी सेल है और सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सेल को चार्ज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। बेसिकली यही अंतर होता है इन दोनों में। क्लियर, ये देखिए। और जो दूसरा सवाल था वो दूसरी सवाल थी आपकी सिंक्रोनस मोटर पर, कि एक सिंक्रोनस मोटर में जो वी कर्व होता है वो किसके बीच खींची जाती है। तो सिंक्रोनस मोटर के रेफरेंस में देखिए, ये जो ग्राफ तैयार होती है, ये ग्राफ यहाँ पर होती है आपकी फील्ड करंट, यहाँ पे होती है आर्मेचर करंट, है ना, और ये वी आकार की होती है, देखिए ऐसे, है ना। इसका जो ग्राफ होता है वो वी आकार का होता है। अगर आपसे एंटी वी आकार का पूछे तो ये ग्राफ बनती है, देखिए, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, है ना, फील्ड करंट और पावर फैक्टर के बीच में एंटी वी कर्व तैयार होती है। तो ये सिंक्रोनस मोटर में होती है। अब आपने क्या सवाल का आंसर दिया है वो आप जानेंगे। नेक्स्ट है कि बेलनाकार सिलेंड्रिकल रोटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है टर्बो अल्टरनेटर में। कहाँ पर? टर्बो अल्टरनेटर में इसका इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल रजिस्टर किसका बना होता है और वेरिएबल रजिस्टर क्या है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक ऐसा प्रतिरोधक जिसके मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं, वेरिएबल प्रतिरोध कहलाता है। और ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका? ये नाइक्रोम का बनाया जाता है वेरिएबल रजिस्टर, है ना। और ये एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रो ट्रांसड्यूसर भी है। ये इसको हम इलेक्ट्रो ट्रांसड्यूसर के नाम से भी जानते हैं। सुरक्षा सावधानी से एक सवाल आया था, ठीक है ना। बच्चों का कहना है कि सुरक्षा सावधानी से एक सवाल आया था। सुरक्षा सावधानियां टोटल 4 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला होता है आपका निषेधात्मक, है ना, निषेधात्मक, और दूसरा होता है आदेशात्मक, दूसरा होती है आदेशात्मक, फिर होता है आपका सूचनात्मक, इसके बाद सूचनात्मक, और जो चौथा होता है वो होती है चेतावनी, वो होती है चेतावनी प्रकार की। तो टोटल 4 प्रकार की आपकी सुरक्षा सावधानी होती है। अब सुरक्षा सावधानी में से कौन सा सावधानी का सवाल आया था ये आप बताएंगे, ठीक है। बाकी आपका कितना अंदाजा है कि आपका कितना नंबर आ सकता है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी सवाल की तरफ चलते कि मल्टीमीटर के 2 सवाल आए थे। अब मल्टीमीटर के कौन कौन से सवाल आए थे ये तो नहीं पता, लेकिन मल्टीमीटर के बारे में कुछ जानिए। इसको हम AVO मीटर भी कहते हैं। A4 होती है करंट माप सकता है ये, है ना, ये करंट भी माप सकता है। V से ये वोल्टेज भी माप सकती है, और O से ये ओम यानी कि प्रतिरोध का भी मापन कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे जितने भी मल्टीमीटर आ रहे हैं वो डायोड की भी चेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूटी चेकिंग की जा सकती है, सारी चीज़ें इससे चेकिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि किसी रोड पर आंतरिक चूड़ी काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हम प्रयोग करते हैं टैप की। किसकी? टैप के द्वारा आंतरिक चूड़ी काटी जाती है, ठीक है ना। और डाई के द्वारा बाहरी चूड़ी काटी जाती है, ठीक है ना, बाहरी चूड़ी। जो बोल्ट होता है, बोल्ट में हमेशा बाहर चूड़ी बनी होती है और डाई की मदद से वो चूड़ी तैयार करते हैं। लेकिन नट जो होता है, नट के इंटरनल पार्ट पर थ्रेड बना हुआ होता है, तो वो थ्रेड हम किससे बनाते हैं? टैप के द्वारा। अगला डीसी का प्रतीक यानी डीसी वोल्टेज का जो प्रतीक होता है वो ऐसा होता है V और नीचे एक माइनस का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, ये डीसी वोल्टेज है। केसीएल का नियम क्या है? किरचॉफ ने दो नियम दिया था, केसीएल और केवीएल। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट करिएगा। किरचॉफ करंट लॉ केसीएल होता है और ये केसीएल का कहलाता है समेशन I बराबर 0। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कोई एक डीसी बंद सर्किट है, उस सर्किट में किसी एक पॉइंट पर, है ना, किसी एक पॉइंट पर जितनी करंट आ रही है, ठीक है ना, और जितनी करंट बाहर निकल के चली जा रही है, इनका बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि जितनी करंट आएगी उतनी बाहर चली जाएगी, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। इसलिए समेशन I बराबर 0 ये केसीएल का नियम होता है। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, एग्जाम में पूछा जाता है। किस संरक्षण पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर यह काम करता है और ये हमेशा निम्न आवृत्ति वाली सर्किट में ही इसका प्रयोग की जाती है ना। निम्न आवृत्ति वाली परिपथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये होता है आपका केसीएल। नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर के ईएमएफ का समीकरण में के किस चीज को निरूपित करता है? के किसको निरूपित करता है? अल्टरनेटर का समीकरण क्या होता है? E बराबर 4.44 इंटू 5 इंटू एफ इंटू के डी इंटू के सी। ये के डी के सी क्या होता है? के डी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के सी होता है पिच फैक्टर, ठीक है ना। और ये इसका फॉर्मूला होता है। जो यहाँ पर के आता है ये एक नियतांक होता है। क्या होता है? ये एक नियतांक होती है ना। नेक्स्ट सवाल कि एक पावर सर्किट के लिए कितना लोड अधिमान्य होता है? आपने पढ़ा होगा ना 3000 वाट। कितना? 3000 वाट। और अगर उप सर्किट रहता तो ये 800 वाट होती। कितनी होती? 800 वाट, ठीक है ना। और अगर पावर 440 वोल्ट है और 220 वोल्ट का वोल्टेज है तो करंट कितना होगा? करंट I बराबर P बटा V, तो कितना हो जाएगा ये? 2 एम्पियर। कितना आएगा आंसर? 2 एम्पियर। बहुत ही इजी सवाल था, इससे इजी अब कोई सवाल हो ही नहीं सकता। 3 कोर केबल में लाइव तार किस कलर की होती है? तो ये लाइव तार हमेशा लाल रंग की होती है। और गति नियंत्रण के लिए कौन सी ड्राइव का उपयोग किया जाता है? तो आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पढ़ा होगा ना, एक SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसका प्रयोग करते हैं, है ना। इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि काम करते हैं कंट्रोल करने के लिए स्पीड को। घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र कौन सी वाइंडिंग उत्पन्न करती है? तो ये हमेशा 3 फेज की वाइंडिंग जो है यही घुर्डी चुंबकीय क्षेत्र ये जनरेट करती है दोस्तों। क्लियर? अगला पूछ रहा है कि किसी केबल की लंबाई को अगर हम दोगुना कर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात याद रखना कि जो धारिता होती है, जो कैपेसिटेंस होता है, वो हमेशा वायर की लंबाई के अपोजिट होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर इसकी लंबाई को हम दोगुनी करेंगे तो धारिता क्या हो जाएगी? हमारी आधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, है ना। धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। लेकिन अगर लंबाई को दोगुना करें और प्रतिरोध के बारे में पूछें तो R कितना हो जाएगा? R भी दोगुना हो जाएगी। R कितना हो जाएगी? दोगुना हो जाएगी। नेक्स्ट है कि घरों में वायर का वर्गीकरण किस अनुपात में किया जाता है? जो घरों में हम प्रयोग करते हैं तार वायरिंग के लिए, वो करंट को यानी कि लोड को ध्यान में रख करके किया जाता है। कि हमें मान लीजिए कि 1000 वाट का लोड इस वायरिंग से चलाना है, तो फिर हम उस लोड को ध्यान में रखते हुए हम उसमें वायर डालेंगे, है ना। 2 mm का, 4 mm का, 6 mm का। तो लोड किससे डिफाइन होता है? करंट से। लोड मीन्स क्या है? करंट। करंट ही अपने आप में लोड है।
फिर एक कंड्यूट वायरिंग कराने हेतु किस कारीगर की आवश्यकता होती है? तो ये एक कुशल कारीगर का काम है। किसका है? कुशल कारीगर, है ना। कुशल कारीगर द्वारा कंड्यूट वायरिंग कराई जाती है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। एफईटी क्या है? एफईटी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। ये क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि एक वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है। क्या है? वोल्टेज कंट्रोल युक्ति है, और इससे हम आईसी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण? आईसी का निर्माण करते हैं ना, इंडिकेटेड सर्किट का निर्माण करते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसका नाम होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। पहला जो होता है वो होता है गेट, दूसरा सोर्स और तीसरा ड्रेन, जिसको हिंदी में नाली भी कहा जाता है। नाली जो सोर्स और ड्रेन होती है, इससे विद्युत धारा का प्रवाह कराया जाता है, और गेट वाले टर्मिनल से वोल्टेज कंट्रोल की जाती है ना। इससे क्या करी जाती है? वोल्टेज कंट्रोल करती है गेट वाले टर्मिनल से। क्लियर। फिर घाव तार प्रतिरोध किस धातु का बना होता है? तो ये वही बताया था मैंने, नाइक्रोम का बना होता है। तो ये नाइक्रोम हो गया, है ना। ये सवाल सारे आपके पूछे गए हैं। अगला एनालिसिस का अगला सवाल है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का मुख्य काम होता है कि वोल्टेज को स्टेबल करना, लेकिन आउटपुट साइड के, किस साइड के? आउटपुट साइड के वोल्टेज को नियत करना। मान लीजिए कि आउटपुट में वोल्टेज हमें चाहिए 230 वोल्ट, लेकिन लोड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 150 वोल्ट ही आ रही है। हमें कितना चाहिए? 230 वोल्ट। यानी कि हमने इससे एक कूलर चला रखा है, और कूलर सिंगल फेज का है, तो इसको 230 वोल्ट चाहिए, लेकिन आउटपुट में 150 वोल्ट ही जा रही है, तो कूलर हमारी सही तरीके से नहीं चलेगी। इसके लिए स्टेबलाइजर क्या करेगा? इसको 230 वोल्ट में बढ़ा करके मैनेज करेगा, है ना। इसका काम है वोल्टेज स्टेबलाइजर की। इन द केस अगर 230 वोल्ट 330 वोल्ट हो जाए मान लीजिए, तो फिर ये क्या करेगा? इसको कम करके 230 पर लाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेबल करना, नियत करना वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियमन और टैप चेंजर क्या होता है? इन दोनों पर सवाल था। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में देखिए। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। ये है आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। वोल्टेज रेगुलेशन सदैव फुल लोड पर याद करते हैं, कभी भी नो लोड पर नहीं याद करते, है ना। इतना आपको अच्छे तरह से पता भी है। लेकिन टैप चेंजर क्या होता है ये नहीं पता। तो टैप चेंजर पर जो भी सवाल रहा हो, लेकिन मैं टैप चेंजर के बारे में बता रहा हूँ कि टैप चेंजर एक ऐसी सुविधा है, एक ऐसी फैसिलिटी है ट्रांसफार्मर में, जो वोल्टेज को ये क्या करता है? लोड के अकॉर्डिंग सेटल करता है, ठीक है ना। जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज को ये सेटल करता है टैप चेंजर, यानी कि चेंज किया जाता है। अलग अलग इसमें टर्न्स निकाले होते हैं, और फिर इसको एक सिलेक्टर स्विच के माध्यम से सिलेक्ट करते हैं। अर्थ का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये लगभग 0 के बराबर होता है ना। कितना? 0 के बराबर। कूलिंग टावर यूज स्टीम वाटर, है ना, यानी कि जो स्टीम वाटर होते हैं, इस स्टीम वाटर, ये कैसा स्टीम वाटर है? अभी हीट है ना, यानी कि बहुत गर्म है। इसका प्रयोग, इसको ठंड करने के लिए हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल करते हैं, और हाइट से गर्म पानी को हम नीचे गिराते हैं, और फिर वो पानी एयर के कांटेक्ट में आती है और ठंडी हो जाती है। तो बेसिकली सवाल जो रहा होगा ना, वो ये रहा होगा कि जो स्टीम वाटर है, गर्म जो पानी है, गर्म पानी जो है, उस पानी को हमें ठंडा करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? कूलिंग टावर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर कितना होता है? इकाई होता है। इसीलिए डीसी सर्किट में हमेशा पावर फैक्टर इकाई ही होता है, क्योंकि डीसी में जो लोड होता है एक ही लोड मान करके चलते हैं कि रजिस्टिव लोड, है ना। केबल की लंबाई दोगुनी करते हैं तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई धारिता आधी हो जाएगी, है ना। ये दोबारा रिपीट हो गया। कम रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर यदि सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इसका परास बढ़ जाएगी। क्या होगी? परास में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि इसका रेंज जो है वो बढ़ जाएगा वोल्टेज मापने का। अब मीटर में शंट का उपयोग करने से क्या होता है? यही परास में बढ़ोतरी की जाती है, ठीक है। रिएक्टिव
पावर यानी कि प्रतिघाती शक्ति की इकाई जो होती है वो kVAR में होती है ना, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये होता है प्रतिघाती शक्ति। ग्राउलर किसका कार्य के लिए संपन्न होती है? तो ग्राउलर से देखिए आर्मेचर की टेस्टिंग की जाती है ना। किसकी टेस्टिंग करेंगे हम? आर्मेचर का परीक्षण। कौन कौन सा इससे परीक्षण आप कर सकते हैं? पहला परीक्षण आप, आर्मेचर कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, आर्मेचर कहीं ओपन सर्किट तो नहीं है ना, आर्मेचर कहीं अर्थ लीकेज तो नहीं, अर्थिंग तो नहीं है ना, बॉडी अर्थ तो नहीं है। ये सारी टेस्टिंग की जाती है ग्राउलर के माध्यम से, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सवाल व्हाट्सएप ग्रुप में हमें मिले, ठीक है ना, वो इतने ही सवाल थे, ये सभी सवाल आए हुए थे और इसका थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया और देखा कि किस लेवल के सवाल आए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अभी पावर जनरेशन का सवाल हमें देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि जो छात्र हमारे पास ये भेजा हुआ है, हो सकता है उनको ध्यान ना रहा हो, या फिर कई बार ऐसा आता है कि जो सवाल टफ आते हैं ना वो ध्यान में रहता भी नहीं है। सवाल वही ध्यान में रहते हैं जो इजी होते हैं और जो आपको उसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का था, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर का लेवल इजी है, ठीक है ना। अब नॉन टेक का क्या रोल था? अब नॉन टेक का सवाल तो हमारे पास नहीं था और 26, 27, 28 और 29 मार्च को लाइन अटेंडेंट का पेपर है। उस लाइन अटेंडेंट के पेपर में हम देखेंगे कि लेवल क्या रहता है, ठीक है ना। 26, 27, 28 और 29 मार्च को, ठीक है। आपका सेंटर कहाँ पर पड़ा हुआ है कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा और आपकी तैयारी का लेवल क्या है ये भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।